हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन समझ लिया था। किसी को कोई डाउट वहां तक नहीं है? लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देयर डिपेंडेंसी आईओसी कंटेनर ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें पता होगा कि वो कब डिस्ट्रॉय होगा, उसके डिस्ट्रक्शन टाइम पे भी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भी कहीं कोई दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट बनाती है, हमें एक प्रोविजन दिया जाता है कि हम ऑब्जेक्ट के क्रिएशन टाइम पे या डिस्ट्रक्शन टाइम पे कुछ कर सकें। आपने सावलेट सबने पढ़ा होगा, सावलेट के केस में लाइफ साइकिल मेथड पढ़े होंगे। लाइफ साइकिल मेथड में जहां कहीं भी लाइफ साइकिल आती है, इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन का जिक्र आता है। सावलेट में इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय 3 मेथड थे। बेसिक काम करने के लिए, रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए सर्विस मेथड था। इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड इनिशियलाइजेशन और क्लीन अप के लिए थे। ऐसे फिल्टर के केस में थे। ऐसे अगर आप स्ट्रक्ट्स पढ़ें तो उसका इंटरसेप्टर होता है। कोई दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट बनाएगी, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन टाइम पे कुछ कर सकें, डिस्ट्रक्शन टाइम पे भी कुछ कर सकें। अब यहाँ पर जो बीन है वो हम क्रिएट कर रहे हैं कि कंटेनर क्रिएट कर रहा है? कंटेनर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर भी कई बार हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, बेसिक प्रॉपर्टी सेट करने के अलावा एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमें इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कनेक्शन बना लिया, उसके बाद मैं चाहूंगा जब मेरी बीन डिस्ट्रॉय हो तो वो डेटा को मैं फिर वापस कहीं जो चेंज हुआ होगा उसे मैं डेटाबेस में सेव करा दूं ताकि अगली बार फिर मुझे अपडेटेड चीज मिल जाए। उसके लिए मुझे इनिशियलाइजेशन और क्लीन अप की जरूरत। आईओसी सपोर्ट्स इंट्रूसिव NTRU-SIV as well as non-intrusive approaches, initialization and cleanup operations to the beans। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, इंट्रूसिव एंड नॉन इंट्रूसिव। स्प्रिंग को अगर अभी तक आप देखें तो स्प्रिंग एक नॉन इंट्रूसिव फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव फ्रेमवर्क या नॉन इंट्रूसिव फ्रेमवर्क। इंट्रूसिव का मतलब वो जो आपके कोड में दखल दे, जिसकी वजह से आपको अपना कोड बदलना पड़े। नॉन इंट्रूसिव का मतलब जो आपके कोड में दखल ना दे, जिसकी वजह से आपको अपने कोड में कोई चेंज ना करना पड़े। जैसे अगर आप सावलेट के केस में देखें तो वो एक इंट्रूसिव एपीआई है। आप अपनी मर्जी से वहां कोई क्लास नहीं बना सकते। आपको वहां पर जेनरिक सावलेट या एचटीटीपी सावलेट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। डू गेट, डू पोस्ट या सर्विस मेथड के नाम रखने पड़ेंगे। अगर आप कहें कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लूं, कोई भी क्लास बना लूं, तो नहीं चलेगा। के केस में ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्जी से बीन बना रहे हैं, कोजो क्लासेस बना रहे हैं, कोर जावा की क्लासेस, कंटेनर उनके ऑब्जेक्ट बना के हमें दे रहा है। हमें अपनी क्लास को कंटेनर के हिसाब से नहीं बदलना पड़ रहा है। जब लाइफ साइकिल की बात आती है, जहां तक भी आपने आज तक लाइफ साइकिल वाली चीज पढ़ी होगी, कोई ना कोई इंटरफेस रहा होगा। जैसे सावलेट के केस में सावलेट इंटरफेस, फिल्टर के केस में फिल्टर इंटरफेस, इंटरसेप्टर के केस में इंटरसेप्टर इंटरफेस, जो मेथड पहले से फिक्स कर देता है। वो मेथड हम डिफाइन करते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट बनाने वाली पार्टी है, जो मैनेज करने वाली पार्टी है, वो मेथड कॉल कर देती है। यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका इसी तरह का है जिसमें हमें कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा, जिससे हमें मेथड पता चलेंगे। वो तरीका हो जाएगा इंट्रूसिव, उसकी वजह से हमें अपना कोड बदलना पड़ रहा है। आज हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, कल को अगर हम स्प्रिंग यूज ना करें तो हमें अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका है नॉन इंट्रूसिव, जिसमें हम अपने कोड में कोई चेंज नहीं करेंगे, कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताएंगे कि ये हमारा लाइफ साइकिल मेथड है। इंट्रूसिव अप्रोच, फॉलोइंग इंटरफेसेस आर टू बी implemented by the bean class to define initialization and cleanup operations। दो इंटरफेस आपको दिए गए हैं। पहले इंटरफेस का नाम है इनिशियलाइजिंग बीन, जिसमें मेथड है आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। दूसरे इंटरफेस का नाम है डिस्पोजेबल बीन, जिसमें मेथड है डिस्ट्रॉय। अगर आप अपनी बीन के साथ इनिशियलाइजेशन लॉजिक एसोसिएट करना चाहते हैं, मींस बीन के क्रिएशन टाइम पे कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट मेथड डिफाइन करना होगा। इस मेथड को कंटेनर आपका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, उसकी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने के बाद इन्वोक करेगा। अभी एक डायग्राम से समझेंगे थोड़ी देर बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ हो, तो आप डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, डिस्ट्रॉय मेथड डिफाइन करेंगे। इस मेथड को कंटेनर आपकी बीन को डिस्ट्रॉय करने से पहले कॉल करेगा। ये आने का रास्ता नहीं है। ये तो हो गया इंट्रूसिव अप्रोच। अब बात करते हैं नॉन इंट्रूसिव अप्रोच की। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इन केस ऑफ नॉन इंट्रूसिव अप्रोच, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिफाइंस मेथड्स to perform initialization and cleanup, define methods to perform initialization and cleanup in the bean class
and to perform initialization and cleanup operations in the bean class. Name of these methods is provided to the container. Name of these methods is provided to the container through bean configuration with the help of init method, destroy method, attributes. स्टार्टिंग में मैंने 6 एट्रीब्यूट आपको शायद दिखाए थे. एक बीन के साथ आईडी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं और बहुत सारी चीज आपको बताई गई थी. अब 2 चीज आपको बताई जा रही है. हम मान के चल रहे हैं बीन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है. डिपेंडेंसी होगी तो फिर आगे आप डिपेंडेंसी दे सकते हैं. आईडी बताएंगे, क्लास बताएंगे, इनिट मेथड एट्रीब्यूट का यूज करके बताएंगे कौन सा मेथड इनिशियलाइजेशन के लिए इन्वोक कराना है. डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करके बताएंगे कौन सा मेथड क्लीन अप के लिए इन्वोक कराना है. आपको बता दिया, ज्यादा अच्छा नहीं होता. उसकी एक समस्या है, उससे आपको अपने कोड में चेंज करना पड़ता है, एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है. आज आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा है स्प्रिंग यूज करो या क्लाइंट कह रहा है स्प्रिंग यूज करो. कल को वो कहता है स्प्रिंग यूज कर मत करो, मेरा तो स्टार्ट्स में बनाओ. क्या करना पड़ेगा? आपने अपनी क्लासेस तो सारी स्प्रिंग को ध्यान में रख के लिखी हुई है, सब में स्प्रिंग स्पेसिफिक इंटरफेस इंप्लीमेंट किए हुए हैं. क्या उसी कोड को ले जा सकते हैं अब आप दूसरी जगह? अगर अपने कोड में आप कुछ भी फ्रेमवर्क स्पेसिफिक ना रखें तो आपका कोड पोर्टेबल है. फर्क ही नहीं पड़ता कि आप स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, स्ट्रट्स यूज कर रहे हैं. दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं. एक पोर्टेबिलिटी आपको देता है लेकिन उसमें कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाती है. दूसरे में पोर्टेबिलिटी घट जाती है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाती है. अगर आपको लगता है आपको कभी पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको हमेशा स्प्रिंग पे रहना है, तो आप इंट्रूसिव अप्रोच यूज करो. आपको लगता है आज स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि कल यूज हो. नोट करके एक बात लिखेंगे, a bean may use both the intrusive as well as non-intrusive approaches for initialization and cleanup. In such a case, methods of intrusive approach will be invoked before the methods of non-intrusive approach. आप एक ही बीन में दोनों काम भी कर सकते हैं, इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करें और अपनी मर्जी से भी मेथड डिफाइन करें और उन्हें कॉन्फ़िगर भी कर दें. उस केस में दोनों काम होंगे, दोनों मेथड चलेंगे, लेकिन ऑर्डर होगा इंट्रूसिव फॉलोड बाय नॉन इंट्रूसिव. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, फॉलोइंग डायग्राम describes the sequence of operations. Following diagram describes the sequence of operations are performed or can be performed by the container at the time of bean creation. यहाँ can भी इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हर बीन सारी फीचर्स को यूज नहीं करती है. अभी तक आपको टुकड़ों में बात बताई गई, छोटी छोटी बात बताई गई. सबसे पहले बताया गया कि कंटेनर ऑब्जेक्ट बना के हमें देगा, फिर बताया गया वो डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करके देगा. अब आपको बताया जा रहा है कि वो लाइफ साइकिल भी मैनेज करेगा. जब हम कंटेनर से कोई एक बीन मांगते हैं तो कंटेनर को क्या क्या करना पड़ता है या वो हमारे लिए क्या क्या करता है, वो एक डायग्राम से समझते हैं. उससे आपको टोटल सिनेरियो समझ में आएगा कि कंटेनर आपको कितनी सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है. यहां से आपको समझ में आएगा बीन क्रिएशन के टाइम पे कंटेनर आपके लिए क्या क्या करता है. आपने कोई बीन मांगी कंटेनर से, कंटेनर ने बीन को इंस्टेंशिएट किया. अगर बीन की आपने कोई डिपेंडेंसी बता के रखी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या ऑटो वायरिंग के थ्रू, वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराएगा. डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के बाद कंटेनर देखेगा क्या आपने उसकी कोई एडिशनल डिपेंडेंसी ऐसे किसी रिसोर्स के ऊपर दी हुई है जो कंटेनर के पास है. जैसे आपको बताया गया था कि बीन की डिपेंडेंसी हम कंटेनर के ऊपर डाल सकते हैं. अगर बीन फैक्ट्री अवेयर इंटरफेस इंप्लीमेंट करे तो बीन कंटेनर से कह रही है कि मुझे आपका रेफरेंस चाहिए. जैसे वो एक अवेयर इंटरफेस है, ऐसे और बहुत सारे अवेयर इंटरफेसेस आपको पता चलेंगे. बीन को हम कॉन्फ़िगर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, एंड देन अपने प्रोग्राम में वो नाम देके हम मांग लेते हैं. बीन को कभी पता नहीं चलता कि उसे किस नाम से हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है या किस नाम से हम उसे मांग रहे हैं. कई बार बीन को जरूरत पड़ सकती है उसके अपने नाम की. बीन चाहे तो अपना नाम पता लगा सकती है कि कंटेनर उसे किस नाम से जानता है या प्रोग्रामर उसे किस नाम से जानता है. उसके लिए इंटरफेस होगा बीन नेम अवेयर, इसमें मेथड होगा सेट बीन नेम. अगर ये आप इंप्लीमेंट करेंगे तो कंटेनर बीन का नाम भी बता देगा कि आपका नाम ये है, इस नाम से मैं और प्रोग्रामर आपको जानते हैं. इसी तरह से जब हम आगे अभी थोड़ी देर बाद एडवांस आईओसी कंटेनर की बात करेंगे तो वहां पर इंटरफेस बदल जाएगा. बीन फैक्ट्री बेसिक आईओसी कंटेनर है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा तो इंटरफेस बदल जाएगा. वहां पर बीन फैक्ट्री अवेयर की जगह हो जाएगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर.
तो जितने भी अवेयर इंटरफेस आपकी बीन ने इंप्लीमेंट किए होंगे वो सब इंप्लीमेंट किए, उनके मेथड कॉल किए जाएंगे, वो रिसोर्स बीन को अवेलेबल कराए जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा क्या आपकी बीन ने इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर किया होगा तो आफ्टर प्रॉपर्टी सेट मेथड कॉल किया जाएगा, बीन को इनिशियलाइज करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन में इनिट मेथड एट्रीब्यूट अगर वो भी दी हुई है तो उससे जो मेथड लिस्ट किया हुआ वो भी इन्वोक किया जाएगा, यानी कि डबल इनिशियलाइजेशन का मौका दिया जा रहा है, इंट्रूसिव वे में एक नॉन इंट्रूसिव वे में। जब बीन क्रिएट हो जाएगी आपकी बताई हुई डिपेंडेंसी कंटेनर की डिपेंडेंसी और दोनों तरह से इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, तब बीन आपको मिलेगा। रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय द बीन विद द हेल्प ऑफ अवेयर इंटरफेसेस, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बीन फैक्ट्री अवेयर, बीन नेम अवेयर एक्सेट्रा आर इंजेक्टेड। स्प्रिंग को फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया हुआ है, आपको एक बार बात बता दी गई या आपकी क्लास के प्राइवेट मेंबर बाहर से रेफर हो सकते हैं, तो वो सब पे अप्लाई होता है, वो डेटा मेंबर हो, कंस्ट्रक्टर हो, मेथड हो, कंटेनर अपने आप रन टाइम पे उनकी परमिशन ओवरराइड कर लेता है। हो गया। A bean configuration has init hyphen method attribute, method represented by it is invoked। मेथड आपने डिफाइन किया है, आपने कॉन्फ़िगरेशन में बताया है कि ये मेथड मेरा कॉल होना चाहिए, तो वो उसे कॉल कर देगा। ओरिजिनल मेथड के अंदर से क्या मतलब है, अगर आपने वो नहीं किया हुआ है तो फिर उसे अलग से इनिशियलाइजिंग बीन मेथड डालना पड़ेगा, वो टॉप में डाले फिर कॉल करे या सीधे कॉल करे, क्या फर्क पड़ता है। आपको बता के रखा हुआ है कि 4 काम करने हैं, तो एक एक करके आप चारों कर लेंगे, काम तो 4 ही होने हैं। हो गया। एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं ये चीज टेस्ट करके, इससे फिर हमें कुछ कमी समझ में आएगी बेसिक आईओसी कंटेनर की, तो फिर एडवांस आईओसी कंटेनर की बात करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि 2 तरह के आईओसी कंटेनर है हमारे पास, अभी तक हमें कभी एडवांस आईओसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं कर सकते, कई बार हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ काम करना है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं। जो इनिट मेथड है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टास्क कर रहे हैं, जैसे डेटाबेस वाला काम कर रहे हैं, डेटाबेस से कोई चीज़ उठा के लाना या क्लाउड से कोई चीज़ उठा के लाना या कहीं एक्सएमएल से कोई चीज़ उठा के लाना या कुछ ट्रांसफॉर्म करना या कॉन्फ़िगरेशन लोड करके अपने पास रख लेना। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब हमें करना है, पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। जो डायग्राम अभी बनवाया उसमें हम टेस्ट कर सकें उसी ऑर्डर में काम होता है या नहीं होता है, उसके लिए ये मैंने एक क्लास बनाई, इसकी एक दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी रख दी। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं इस बीन का हम नाम क्या रखेंगे या इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाएंगे, और वो नाम ऑब्जेक्ट को भी पता होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर बीन नेम अवेयर इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट करा दिया। दूसरा अवेयर इंटरफेस मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस इंप्लीमेंट करा है। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब भी मैसेज आएगा, प्रॉपर्टी सेट होगी तो भी मैसेज आएगा, बीन का नाम जब दिया जाएगा तो भी मैसेज आएगा, इंट्रूसिव इनिशियलाइजेशन होगा तो भी मैसेज आएगा, नॉन इंट्रूसिव इनिशियलाइजेशन होगा तो भी मैसेज आएगा। तो हमें पता चल जाएगा किस ऑर्डर में काम हो रहा है। क्या बताना है उसमें, पूछ कौन रहा है, क्या बताया गया था अभी। अगर हम ये जानना चाहें, बीन को ये बताना चाहें कि प्रोग्रामर और आईओसी कंटेनर उसे किस नाम से जानता है। प्रोग्रामर ने बीन डिफाइन की, कंटेनर ने क्रिएट की, प्रोग्रामर को पता है उसने क्या नाम दिया है, कंटेनर को भी पता है क्या नाम है, लेकिन जिसका नाम है उसे नहीं पता। तो हम बीन को भी बताना चाहते हैं कि आपको इस नाम से बनाया गया है, ये आपका नाम है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि हम ए टाइप की 2 बीन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, A1 और A2 नाम से। कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। सबसे पहले हमने बी टाइप की एक बीन कॉन्फ़िगर करी, ए टाइप की एक बीन कॉन्फ़िगर करी, एक डिपेंडेंसी बता दी, पोस्ट क्रिएट बनाया था, क्रिएट डिस्ट्रॉय था ना। ये हमने यहाँ पर 2 बीन कॉन्फ़िगर की। पहली बीन में हमने कोई इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड नहीं बनाया। क्या इसमें इनिशियलाइजेशन होगा? आंसर है होगा, क्योंकि हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है ए क्लास में। इस केस में कौन सा मेथड चलेगा? आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। इस केस में दोनों मेथड चलेंगे, पहले आफ्टर प्रॉपर्टी सेट एंड देन उसके बाद
यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पहले रिक्वेस्टिंग A1 बीन फ्रॉम द कंटेनर, पता चले कब कौन से मेथड कॉल हो रहे हैं, A2 बीन फ्रॉम द कंटेनर, इससे आपको पता चल जाएगा कब कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ESTROI हमने क्या लिखा हुआ है, डिस्टोरी करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा रिक्वेस्टिंग A1 बीन फ्रॉम द कंटेनर, A is created, B is created, B is injected into A, bean is provided its name, aware वाला काम हुआ, intrusive initialization is performed, इसमें हमने नॉन इंट्रूसिव नहीं किया था। अब ये बीन यहाँ पहले क्रिएट हो चुकी हैं, A is created, B is injected, B पहले क्रिएट हो चुकी थी, bean is provided its name, intrusive initialization is performed, non intrusive initialization is performed for bean, bean को पता है अपना नाम, यहाँ A2 के लिए इनिशियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ A1 के लिए इनिशियलाइजेशन हो रहा है। बात को समझ में आई? क्रिएशन टाइम पे कंटेनर क्या क्या कर सकता है, पहले बीन क्रिएट करेगा, उसके बाद उसकी नॉर्मल डिपेंडेंसी जो होंगी वो सेटिस्फाई करेगा, अवेयर के थ्रू जो डिपेंडेंसी होंगी फिर वो सेटिस्फाई करेगा, इंट्रूसिव इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कराएगा, फिर नॉन इंट्रूसिव इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कराएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब अभी ये एग्जाम्पल का नहीं हुआ है, हमने अपनी बीन में डिस्ट्रॉय मेथड भी डिफाइन करके रखे हुए थे, हमारे वो मेथड कॉल नहीं हुए। बता सकते हैं क्यों कॉल नहीं हुए? हमारा एप्लीकेशन तो खत्म हो गई, एप्लीकेशन खत्म होने से पहले डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, लिखेंगे पहले। सिंगलटन बीन्स आर शेयर्ड थ्रू आउट द एप्लीकेशन, hence their reference is retained by the container in its cache. Sometimes a singleton bean may be required only in a specific module of the application, that is, it should be destroyed after the completion of the module. आपको बताया गया है बीन दो तरह के स्कोप हो सकते हैं बीन के, अगर हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। सिंगलटन बीन हम तब बनाते हैं जब हमें कोई बीन शेयर करानी हो। अब कंटेनर ये बात जानता है कि अगर बीन सिंगलटन है इसका मतलब वो शेयर होगी। यहां पर अगर आप देखें हमने बीन किससे मांगी है, कंटेनर से। हमारे इस मेथड में अगर ये बीन यूज नहीं भी हो रही है तो क्या ये डिस्ट्रॉय होगी? क्या इसका रेफरेंस लॉस्ट हो जाएगा? आपने अगर बेसिक गार्बेज कलेक्शन सीखा है तो आपको इतना पता होगा जावा में कोई ऑब्जेक्ट तब तक गार्बेज कलेक्ट नहीं हो सकता जब तक उसका रेफरेंस आपकी एप्लीकेशन में कहीं हो। अब नॉर्मली आदमी क्या करता है, मैंने तो इतना पार्ट लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ तक यूज किया, अब इसका यूज खत्म हो गया, मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। क्या वास्तव में उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया है? नहीं हुआ है, अभी उसका रेफरेंस कंटेनर के पास है। कई बार एप्लीकेशन ऐसी होंगी जिनमें कोई एक ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल की क्लासेस में रीयूज होगा और वो मॉड्यूल खत्म हो गया मान लीजिए, अब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अब ये बात एप्लीकेशन प्रोग्रामर जानता है कि ये ऑब्जेक्ट केवल एक मॉड्यूल में रीयूज होना है, मॉड्यूल के बाहर कहीं यूज नहीं हो रहा है। क्या कंटेनर ये बात जानता है? नहीं। कंटेनर कब तक संभाल के रखेगा उसे? जब तक वो मॉड्यूल खत्म नहीं हो जाता या जब तक पूरी एप्लीकेशन खत्म नहीं हो जाती? एप्लीकेशन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको? कंटेनर को बताना पड़ेगा कि अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की आगे कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप इसे डिस्ट्रॉय कर दो। सिंगलटन बीन अपने आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कंटेनर को बताना पड़ेगा। इन सच ए केस कंटेनर नीड टू बी इन्फॉर्म्ड or asked to destroy such beans. To be informed or asked to destroy such, following methods can be used. Destroy singleton to request the destruction. Used to request the destruction of a specific singleton bean. नाम बताएंगे, उस नाम की जो भी सिंगलटन बीन होगी कंटेनर के पास उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आपने डिस्ट्रक्शन से कोई मेथड एसोसिएट किया हुआ है तो वो पहले कॉल किया जाएगा। कंटेनर बना हुआ है वो नहीं खत्म हुआ, कंटेनर बना हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, कंटेनर भी खत्म हो गया। तो फिर अगर वो खत्म हो रहा है तो उसे पता नहीं उसका तो इसको बिल्कुल नहीं चलाएगा जब तक आप नहीं कहेंगे। फिर चलाऊं क्यों जब सब कुछ ही खत्म हो रहा है? बात बताओ, तो सब कुछ ही खत्म हो रहा है फिर क्या आगे जरूरत है? सेकंड मेथड लिखेंगे, destroy singletons is used to destroy all the singleton beans. अब ये मेथड यूज करके आपको दिखाता हूँ। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट मैंने दिखा दिया था। जो ये मेथड है destroy singleton, ये एक सब इंटरफेस में ऐड किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी बीन को बीन फैक्ट्री टाइप ही रखते हैं तो ये मेथड आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो XML बीन फैक्ट्री क्लास है वो एक बहुत लंबी हिरार्की का पार्ट है।
जैसे आप जो सर्वलेट डिफाइन करते हैं वो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करती है, वो जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करती है, वो इस तरह वो सर्वलेट इंटरफेस को, तो इसमें बहुत सारे इंटरफेस इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर हमने लिखा आपकी मर्जी है आप कितनी बीन्स को डिस्ट्रॉय कराना चाहते हैं। डिस्ट्रॉय सिंगलटन हमने मेथड कॉल किया, A1 पास किया, इंक्लूसिव क्लीनअप इज परफॉर्म्ड फॉर बीन A1। अगर मैं A1 की जगह A2 का रिक्वेस्ट करता, कितने मेथड चलते हैं उसके ऊपर? Intrusive cleanup is performed for bean A2, non-intrusive cleanup is performed for bean A2। ऑर्डर अभी भी यहाँ पर वही है, पहले intrusive then non-intrusive। थोड़ी देर के लिए कमेंट बना देता हूँ। अब जो भी हमने सिंगलटन बीन बनाए वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनमें बी भी शामिल है, हमने बी में कोई मेथड नहीं रखा था, बी में मेथड रखते तो उसका बीन वॉक हो जाता। बात समझ आ रही है? यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल आपको दिखा दी। पहले ऑब्जेक्ट बनता है, फिर डिपेंडेंसी सेटिस्फाई होती है, फिर अवेयर इंटरफेस वाले मेथड इन्वोक होते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन, बीन डिस्ट्रॉय होने से पहले डिस्ट्रक्शन वाले मेथड को। जब आप कह रहे हैं डिस्ट्रॉय कर दो तो आप डिस्ट्रॉय कब करेंगे? दूसरा, यूज करने से मतलब क्या है? यूज करने से मतलब ये, एक तो उसने ऑब्जेक्ट का पहले से रेफरेंस ले लिया हो, दूसरा ये है कि वो भी लेगा। अब एक बार में या तो आपका मॉड्यूल चलेगा या उसका चलेगा, दोनों तो एक साथ चलेंगे नहीं। अब अगर ये कि उसने रेफरेंस पहले से ले लिया है तो बीन डिस्ट्रॉय होगी नहीं। कॉमन सेंस है, ये भी तो इंटरनली फाइनलाइज ही कॉल कराएगा। जब तक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहीं पर है तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दूसरा केस, अगर दूसरा यूज नहीं कर रहा, उसने भी रेफरेंस नहीं लिया, आपने डिस्ट्रॉय करा दी, तो वो जब मांगेगा दोबारा फिर बना देगा। आपके पास रेफरेंस है फिर रिमूव नहीं होगी बीन। बेसिक जावा वाला कॉन्सेप्ट है। फोर्स नहीं कर सकते लेकिन समय तो दे सकते हैं उसे चलने का, रिक्वेस्ट तो करा सकते हैं। सिस्टम क्लास में जीसी मेथड है, वो कॉल करें, अपने थ्रेड को रोक दें तो वो चल जाएगा। इसलिए नहीं होता था क्योंकि आप उसे समय नहीं देते थे, आपका अपना थ्रेड चलता रहता था। अपने थ्रेड को रोको जीसी के बाद थोड़ी देर के लिए, जीसी चल जाएगा। हो गया? हो गया? डिस्ट्रॉय 2 बार कहाँ हो रहा है? आपने बीन की रिस्ट्रक्शन के साथ 2 मेथड एसोसिएट किए हुए हैं। जब कंटेनर बीन को डिस्ट्रॉय करेगा, एक को कॉल करेगा कि दोनों को कॉल करेगा? वो मेथड है। जैसे सर्वलेट में अगर मैं सर्वलेट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करूं एक्सप्लिसिटली, कर सकता हूं या नहीं, पहले ये बताओ। सर्वलेट के ऊपर अगर मैं डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करूं तो क्या सर्वलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्या होगा? जो भी डिस्ट्रॉय मेथड में कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सर्वलेट रहेगी। ऐसे यहाँ पर है, अगर मैंने 2 मेथड एसोसिएट किए, कंटेनर ने दोनों कॉल कर दिए, तो इसका मतलब क्या है? बीन 2 बार डिस्ट्रॉय हो गई। इतना समझते हो फिर क्यों पूछ रहे? आपने ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से लिया है तो उसका क्रिएशन, उसका इनिशियलाइजेशन, उसका डिस्ट्रक्शन सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें। अब वो खुद करे या कंटेनर गार्बेज कलेक्टर से करवाए, सब कुछ उसका ऐड है, क्या आपका नहीं है। आपको जो इनिशियलाइजेशन कराना है उसके लिए तरीका बता दिया गया, आपको क्लीनअप कुछ कराना है तो उसका तरीका बता दिया गया। आप उस तरह से अपना कोड लिख दें बस। अब यहाँ पर जो बेसिक आईओसी कंटेनर है उसकी सारी फंक्शनैलिटी हमने समझ ली है। अब बेसिक आईओसी कंटेनर की कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें एडवांस आईओसी कंटेनर दूर करता है। लिखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट is a framework provided interface. This interface describes the functionality of an advanced IOC container. Describes the functionality of an advanced IOC container. Different implementations of application context are provided by the framework. Application context are provided by the framework. जैसे बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशंस है, ऐसे ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस है। बीन फैक्ट्री बेसिक कंटेनर की फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एडवांस कंटेनर की फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करता है। अब इसकी अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन है, कम से कम एक इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए जिसे आप यूज कर सकें। क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ XML application context is an implementation of application context which locates XML based configuration file using class path. It's XML based configuration file using class path.
जब मैंने बीन फैक्ट्री बताई थी तो उसमें रिसोर्स बताया था, रिसोर्स में फाइल सिस्टम रिसोर्स और क्लास पाथ रिसोर्स बताया था। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, इसकी क्लास का नाम से आपको पता चल जाता है। यहाँ पर XML है, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में लेगा आपसे, XML में। यहाँ क्लास पाथ है, इसका मतलब ये उस XML फाइल को क्लास पाथ का यूज करके ढूंढेगा। इसी तरह से फिर बाकी इंप्लीमेंटेशन है, फाइल सिस्टम, XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन के लिए फिर अलग। अगर हम XML के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्लास पाथ का यूज करके वो लोकेट हो, इस क्लास की हमें जरूरत पड़ेगी। अब सवाल आता है, जब हमारे पास बीन फैक्ट्री थी और हमारा काम अभी तक उससे चल रहा था, फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जैसा एडवांस कंटेनर हमें क्यों दिया गया, क्या फर्क है दोनों में? डिफरेंसेस बिटवीन बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। A bean factory creates singleton beans only when they are requested, whereas application context creates all the singleton beans as part of its own initialization. कई बार इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि सिंगलटन बीन कंटेनर कब क्रिएट करता है, जब आप कंटेनर से उस बीन को मांगते हैं या जब कंटेनर क्रिएट होता है? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होगा डिपेंड करता है कौन सा है उसी कंटेनर यूज कर रहे हैं। अगर हम बीन फैक्ट्री यूज कर रहे हैं तो सिंगलटन बीन जब क्रिएट होंगी तब वो मांगी जाएंगी कंटेनर से। अगर हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो जैसे ही हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे सारी सिंगलटन बीन क्रिएट। ये है पहला डिफरेंस। एक ईगर इनिशियलाइजेशन करता है, एक लेजी इनिशियलाइजेशन करता है। कौन ईगर इनिशियलाइजेशन कर रहा है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ईगर इनिशियलाइजेशन कर रहा है, सारी बीन को पहले से लोड करके रख लेता है। उसमें सेटअप टाइम ज्यादा लगता है लेकिन रिक्वेस्ट में टाइम कम लगेगा। बीन फैक्ट्री में सेटअप टाइम कम लगेगा लेकिन रिक्वेस्ट में टाइम ज्यादा लगेगा। वो एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे काम करता है, वो लेजी इनिशियलाइजेशन करता है। दो अलग अलग स्ट्रैटेजी है दोनों के पीछे। सेकंड डिफरेंस लिखेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मैनेजेस रिसोर्स ऑन इट्स ओन whereas bean factory need to be explicitly provided the configuration resource। जो हमने my factory नाम की क्लास बना के रखी हुई है, अगर आप उसे देखें तो उसमें हमने स्टैटिक ब्लॉक में पहले क्या ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है? एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाया। देन वो रिसोर्स ऑब्जेक्ट हम अपने बीन फैक्ट्री में पास करते हैं, यानी कि हमें दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं एज ए प्रोग्रामर। जब आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे तो आपको रिसोर्स ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट खुद अपने आप रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे मैनेज करेगा। आपका काम आधा हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तीसरा डिफरेंस लिखेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट्स स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज SPEL in configuration, bean factory does not. Application context supports internationalization, bean factory does not. ये मेन डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएशन की स्ट्रैटेजी का है, एक ईगर लोडिंग, दूसरा लेजी लोडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करता है। दूसरा डिफरेंस रिसोर्स के मैनेजमेंट का है, एक को रिसोर्स देना पड़ता है, दूसरा खुद क्रिएट करता है, मैनेज करता है। थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंस ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम बीन फैक्ट्री यूज कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें सीधे सीधे क्लास के नाम बताने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करें तो हम क्लास के नाम की जगह एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। अब हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू को पिक कर सकते हैं, कोई मेथड इन्वोक करा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ये चीज कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है? अगर आपने सेकंड क्लास, सबने सेकंड क्लास में आए होंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने फैक्ट्री के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन सीखा था। पहले मैंने सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री, दूसरी बार डिफरेंट क्लास स्टैटिक फैक्ट्री और तीसरी बार डिफरेंट क्लास नॉन स्टैटिक फैक्ट्री बताई थी। उसमें हमने अपनी फैक्ट्री क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर लिया था टाइप, एंड देन एक कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास किया था रेशनल वगैरह। अब नॉर्मल अगर हम स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस देखें तो जो क्लास होती है उसमें स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट डिफाइन कर दिए जाते हैं और वो कांस्टेंट फिर रेफर किए जाते हैं ताकि कुछ गलती ना हो। अब अगर मैं कांस्टेंट रेफर करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कराना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू पास करना चाहता हूँ। फैक्ट्री के केस में वो नहीं कर सकता, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के केस में मैं कर सकता हूँ। आपने अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाई हो या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई हो, नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो एक से ज़्यादा देश के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसमें नॉर्मली जो भी टेक्स्ट होता है वो प्रॉपर्टीज फाइल की फॉर्म में लोड कराया जाता है।
फैक्ट्री प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करता है, इट्स बिल्ट इन सपोर्ट आपको देता है इंटरनेशनलाइजेशन। वो चीज देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, अभी हम बीन फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, मैंने 2 बीन कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है यहाँ पर 1 एंड A2, साथ में B भी कॉन्फ़िगर की हुई है। अब अगर मैं A2 को नहीं मांगता तो A2 को नहीं क्रिएट करेगा, केवल A1 क्रिएट करेगा। क्रिएट की, B को इंजेक्ट किया, A1 का इनिशियलाइजेशन कंप्लीट किया, क्या A2 बीन क्रिएट हुई? अगर मैं इसे भी ना मांगूं कोई भी बीन क्रिएट नहीं होगी, कोई बीन क्रिएट हुई? क्या पता चला इससे? जो बीन फैक्ट्री है वो लेजी इनिशियलाइजेशन कर रहा है या लेजी क्रिएशन कर रहा है बीन्स का। जब कोई बीन मांगी जाएगी तो उसे क्रिएट करेगा। इसकी जगह में यहाँ पर हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसे बताया ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कोई बीन क्रिएट कर रहे हैं हम अभी? कितने ऑब्जेक्ट हमें बनाने पड़े? एक। यहाँ देखिए कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे थे। पहले एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर एक फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फैक्ट्री को रिसोर्स पास कर रहे थे। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट अपने आप इंटरनली रिसोर्स ऑब्जेक्ट बना लेगा। जो दूसरा डिफरेंस था वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। फर्स्ट डिफरेंस अब यहाँ से देखते हैं, कुछ क्रिएट करके इनिशियलाइज करके उसने रख लिया, आप मांगो ना मांगो उसके पास रेडी है सब कुछ, जब मांगोगे आपको दे देगा वो। बात समझ आ रही है? तो आप ये सारी चीज़ हटाएं तो भी आउटपुट उसकी वही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्टिंग A1 बीन, रिक्वेस्टिंग A2 बीन। वो सब कब हो चुका है? समझ आ रहा है कैसा इनिशियलाइजेशन है? अब बात करते हैं, ये वाली चीज़ अभी दूसरी जगह देखेंगे, एक लाइन का चेंज है, इसे लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। अपने सबसे पहले प्रोग्राम पे चलते हैं ताकि हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज वाला पार्ट समझ सकें। ये हमने एक क्लास बनाई थी नंबर फैक्ट्री। यहाँ पर हमने एक डेटा मेंबर लिया था स्ट्रिंग टाइप का, जानबूझ के स्ट्रिंग लिया था ताकि हम वहाँ से स्ट्रिंग पास करा सकें। अब मैं यहाँ पर इसमें चेंज कर देता हूँ, इसे इंटीजर कर देता हूँ। अब इस तरह से आप जितने चाहें उतने कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये कांस्टेंट मैं वहाँ यूज़ करूँ। अब इसके लिए मुझे एक्सप्रेशन लैंग्वेज पता होनी चाहिए। देखेंगे पहले थोड़ा सा सिंटेक्स ऑफ यूजिंग string expression language in bean configuration, expression language in bean configuration। ये तरीका होता है, आप हैश लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल है टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिएगा पहले बेसिक एक्सप्रेशन आपको सिखाया जा रहा है। अगर हमें किसी बीन की कोई प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी रेफर करनी हो, हम सिंपल लिखेंगे हैश एंड देन एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने माना है कि हमारे पास रेक्टेंगल नाम की कोई क्लास है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ नाम की प्रॉपर्टीज है। ये हमने उसकी कोई एक बीन कॉन्फ़िगर कर दी, रेक्ट क्लास इक्वल रेक्टेंगल, मान लीजिए उसमें अपनी कोई डिफॉल्ट वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है वही मेरे स्क्वायर की लेंथ हो जाए। मेरे पास कोई स्क्वायर क्लास है, उसकी मैंने एक बीन कॉन्फ़िगर करी और उसमें लेंथ नाम की प्रॉपर्टी थी या कोई डायमेंशन नाम की प्रॉपर्टी थी, जो भी है, उसमें मैंने लिखा हैश रेक्ट डॉट लेंथ। इसका मतलब रेक्ट नाम की कोई बीन है उसे ढूंढा जाए, उसके पास लेंथ नाम की कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर गेटर मेथड कॉल किया जाए और उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी जाए। जैसे ये वाला कॉल हुआ उस टाइम पे उसमें लेंथ में अगर प्रॉपर्टी ना रही हो, प्रॉपर्टी नहीं रही हो मतलब उसमें वैल्यू ना रही हो, वैल्यू आप नहीं देंगे तो डिफॉल्ट होगी। जावा में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो उसमें ऐसा हो सकता है वैल्यू ना हो। नहीं मतलब ऑब्जेक्ट अगर ये बन गया, आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट रेफर किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी बनेगी तो या तो आपकी दी हुई वैल्यू आएगी या डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। ऐसा हो सकता है वैल्यू ना हो? अगर 2 प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट होंगे तो नहीं बनाएगा, ऐसा कहीं सिखाया आपको? और देखो कितने बेसिक बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछ रहे हो आप लोग, सेंस नहीं बनती किसी भी क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं लिख देता, ये मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूँ ताकि सबको दिख जाए। अब स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो होगी जो रेक्टेंगल की लेंथ है। अब यहाँ पर आप कोई मेथड भी कॉल कर सकते हैं। मान के चल रहे हैं स्क्वायर क्लास के पास भी कोई एरिया नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें अब रेक्टेंगल का एरिया मेथड कॉल होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें सेट कर दी जाएगी। एक्सप्रेशन लैंग्वेज से केवल प्रॉपर्टी नहीं, मेथड भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो भी हमने प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस किए, किस टाइप के थे? नॉन स्टैटिक। स्टैटिक को इस तरह से रेफर नहीं कर सकते।
स्टैटिक के केस में कैपिटल टी का यूज करेंगे, क्लास का नाम आएगा, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम का मतलब है पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, अगर पैकेज के अंदर सब पैकेज हो तो वो सब कुछ, देन ये सब इस तरह के नॉर्मल ब्रैकेट में आएंगे। उसके बाद जब आपका क्लास का नाम खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद डॉट, देन प्रॉपर्टी का नाम या फिर मेथड का नाम। इस तरह से आप स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टीज को रेफर कर सकते हैं। अब ये आप तभी रेफर कर पाएंगे जब आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। अगर बीन फैक्ट्री यूज कर रहे हैं तो वो आपके एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं करेगा। STEL होगा, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, स्प्रिंग एक्सप्रेशन पास कर दीजिए उसके अंदर वैल्यू दूसरा है। अगर बार डबल कोट्स यूज किए हैं तो अंदर सिंगल कोट, बार सिंगल कोट यूज किए हैं तो अंदर डबल कोट, वो कॉमन आपको उतनी चीज़ पता होगी पहले से। यहाँ पर देखिएगा, ये हमने कुछ फैक्ट्री बना के रखी हुई थी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में हम सीधे सीधे पास कर रहे थे रेशनल। अब हम चाहते हैं यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट बने, इसके कंस्ट्रक्टर में जो नंबर फैक्ट्री क्लास है उसका जो रेशनल डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू पास हो जाए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑब्जेक्ट बना लें। जब हमें कॉम्प्लेक्स करना होगा तो यहाँ रेशनल की जगह क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स। अभी जब हम ऑब्जेक्ट बनवा रहे हैं वो किसके थ्रू बनवा रहे हैं, ये हमारा यूजर किसके थ्रू बनवाया जा रहा है, बीन फैक्ट्री के थ्रू। अब देखिए एक्सेप्शन आएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना के देगा हमें। ये कह रहा है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है, तो हमने सही किया अपना नहीं किया अभी, यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर। ये इसे मान के चलेगा कि आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इवैल्यूएट नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर ऐसा ढूंढेगा जिसमें पैरामीटर क्या हो, स्ट्रिंग। अब कहेगा देखिए हमारे पास ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, कहाँ गया वो कंसोल, क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कन्वर्ट नहीं करना है बल्कि उसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने से स्ट्रिंग इंटीजर टाइप की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बताने के लिए अब हमें अपना कंटेनर बदलना पड़ेगा। कमेंट बना दिया, नाम वही रख दिया एफ, पहले की तरह से नम भी मांग रहे हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बने, रेशनल। अब अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने हो तो क्या करना होगा, अब मेरे पास दूसरे डेटा मेंबर का नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स। उसने इवैल्यूएट कर किया होगा ये एक्सप्रेशन, तभी ये चीज़ हो सकती है। अब देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, बात को समझ आई। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया, ये डेटा मेंबर है, कंस्ट्रक्टर है, ये है। यहाँ चाहे तो यहाँ तक चेंज कर सकते हैं, केवल यहाँ तक नोट करिएगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन नोट करिएगा। कितने डिफरेंस हो गए, 3 डिफरेंस एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको अभी तक। हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है नहीं, कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल में आता है। लेकिन जो हम जार ऐड कर रहे हैं वो जो कोर वाला चीज़ है, उसमें कोर और कॉन्टेक्स्ट दोनों मॉड्यूल हैं उस जार के अंदर। कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल आपको पहले दिन एक डायग्राम बनाया गया था, उसे ये सारी चीज़ की। अब टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ इंटरनेशनलाइजेशन की और इन सारी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बेसिक आया उसी से काम हो जाता है। उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत है टेस्टिंग में केवल। हो गया, यहाँ पर ये चेंज है। अगर आप इसे बीन फैक्ट्री के साथ करेंगे तो कभी आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। अभी करेंगे, कहाँ ख़त्म हो गया, अभी 4th चीज़ आएगी, वो 4th डिफरेंस है। 3 डिफरेंस अभी हमने देखे हैं, इसी में लगा देते हैं वो भी। हमारे पास इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी फाइल है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सम से रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें यूज़र को ये 3 मैसेज प्रिंट करने पड़ रहे हैं। इसे ये तो हमने अपनी मर्जी से प्रिंट किया हुआ, इसे हटा देते हैं। यूज़र से हम पहला नंबर मांग रहे हैं, दूसरा नंबर मांग रहे हैं और सम डिस्प्ले करा रहे हैं। अब अगर ये प्रोग्राम देखें तो ये मान के चला गया सभी यूज़र इंग्लिश जानते होंगे। अगर हम इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहें तो फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इज, सेकंड नंबर इज, इंग्लिश वाले यूज़र के लिए आना चाहिए। अगर हिंदी के लिए बात करें तो पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसा आना चाहिए। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनलाइजेशन support of IOC. Spring provides an interface named message source to obtain messages loaded from the properties file. Text properties और text properties, जो text properties होती है उसे हम message कह रहे हैं यहाँ पर। This interface provides a method named get message, आगे लिखेंगे। Different implementations of this interface are provided by the framework
one of these implementations, resource bundle message source, resource bundle message source. अब अगर आपने जावा में इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा हो, प्रॉपर्टीज फाइल लोड करने के लिए रिसोर्स बंडल का यूज किया जाता है। तो रिसोर्स बंडल मैसेज सोर्स का मतलब है रिसोर्स बंडल का यूज करके प्रॉपर्टी फाइल लोड कराई जाएंगी और मैसेज सोर्स वाले इंटरफेस के थ्रू मेथड आपको वो प्रॉपर्टी अवेलेबल कराई जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, फॉलोइंग steps are required to internationalize the contents of a basic IOC application। अब यहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल कंसोल एप्लीकेशन में भी एक कॉन्सेप्ट अगर लगाना हो, केवल स्प्रिंग का हम IOC यूज कर रहे हो तो भी उसमें इंटरनेशनलाइजेशन कैसे लगाएं। फर्स्ट लिखेंगे, a bean of type message source is configured by the name message source. It is provided the base name of the properties files as dependency। ये जो मैसेज सोर्स है ये आपके लिए प्रॉपर्टी फाइल लोड करेगा लोकेल के बेस पे, तो आप इसे प्रॉपर्टी फाइल का बेस नेम देंगे। अगर आपने इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा हो तो जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी फाइल बना सकते हैं, सब में लैंग्वेज कोड का डिफरेंस रहता है, बेस नेम सब में सेम रहता है, एक्सटेंशन सब में सेम रहता है, बेस नेम आप इसे केवल बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे, इन द एप्लीकेशन properties of the loaded file are obtained from the application context using the get message method। The get message method, it is made possible because application context interface extends message source interface। मल्टी थ्रेडिंग आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, थ्रेड क्लास में रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है और हम चाहे तो उसमें अलग से एक रनेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी चीज यहाँ पर है, आपको जो इंटरफेस बताया गया है मैसेज सोर्स, ये है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये इसे एक्सटेंड करता है। ये कोई दूसरी क्लास है जो आपको बताई गई थी, रिसोर्स बंडल मैसेज सोर्स। अब आपके पास जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की क्लास होगी वो इसका मेथड प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो डमी मेथड होगा, एम्प्टी मेथड होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। आप जब एक रिसोर्स बंडल मैसेज सोर्स ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जैसे एक रनेबल ऑब्जेक्ट थ्रेड को प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब इसके पास ये इंटरफेस इंप्लीमेंटेड है, इसका मतलब इसके पास कौन सा मेथड है, गेट मैसेज। जब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप गेट मैसेज मेथड कॉल करेंगे, वो अपना मेथड एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, इसका मेथड कॉल कराएगा जो आपने कॉन्फ़िगर किया, उससे मैसेज लेके आपको दे देगा। आपको फायदा क्या होगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा, वो एक रहेगा, पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी इस प्रॉपर्टी के वैल्यू आप फैच कर सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। यही कॉन्सेप्ट सर्वलेट में भी मिलता है। आपके पास जो भी सर्वलेट होती है उसमें सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस इंप्लीमेंटेड होता है, उसके मेथड आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन इनिट मेथड के थ्रू अलग से उसे एक सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट दिया जाता है, एक्चुअल में वो फिर उसके मेथड कॉल कराता है। तो ये यूटिलिटी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर एक स्टेप मैंने अज्यूम कर लिया है, वो स्टेप है कि आपके पास अलग अलग लैंग्वेज के लिए प्रॉपर्टीज फाइल होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज फाइल मिल जाएंगी, फोल्डर में चले जाते हैं, 18N होगा प्रिंटर। यहाँ पर देखिएगा एक प्रॉपर्टी फाइल होगी adder_en, एक होगी adder_hi। ये हमने कॉपी करी, adder_en और adder_hi डॉट प्रॉपर्टीज की नाम बदल देते हैं, MSG1 हमने इंग्लिश में लिखा हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी फाइल में ये हिंदी वाली चीज नेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट की गई है, MSG3। उसमें क्या लिखा गया अभी दिखा देता हूँ, जिन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा होगा वो ये स्टेप जानते होंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास एक नॉर्मल फाइल है, इसमें लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या परिणाम, वो हिंदी में। अब ये यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्ट UTF फॉर्मेट में डिस्प्ले नहीं होंगे, तो इन्हें नेटिव टू एस्काई टूल का यूज करके एस्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो ये हिंदी के कैरेक्टर एस्काई फॉर्मेट में है ताकि ये कहीं भी डिस्प्ले कराए जा सके। अब हमारी जो फाइल है उसका बेस नेम क्या है, एडर, डिफरेंस लैंग्वेज कोड का है। अब हमने यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, एक बीन कॉन्फ़िगर करी, इसे आप कहीं भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईडी इसकी फिक्स है, इसके साथ हमें चाहिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्लास का नाम है। ये हमने एक बीन कॉन्फ़िगर कर दी। अब यहाँ पर हमने
पहले इंग्लिश लोकेल की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आना चाहिए, यहाँ पर सेकंड नंबर, यहाँ पर सम आना चाहिए। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट ये आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी में आए। क्या चेंज करना होगा? लोकेल डॉट हिंदी नहीं होता है, यहाँ पर एक लोकेल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। देखो देख लीजिए, अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। उन्होंने अपने मेन लोकेल बना के रखे हुए हैं। ये हमने एक लोकेल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ पर इसे पास कर सकते हैं। किस भाषा में आने चाहिए मैसेज? हिंदी में आने चाहिए। अब वो एंटर करने वाले मैसेज यहाँ नहीं है, वो हमने अलग लिखा हुआ। आखिर वाले 3 मैसेज आएंगे केवल, पहली संख्या, दूसरी संख्या, परिणाम। बात समझ आई? अब अगर आप इस तरह से जितनी चाहें उतनी प्रॉपर्टी फाइल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग अब आप इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्या चेंज हुआ है। पहले आपके पास 2 प्रॉपर्टी फाइल हैं, दूसरी प्रॉपर्टी फाइल अपने आप बनाएंगे। इससे सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम रखने हैं। इसी तरह से बाकी लैंग्वेजेस में अपनी प्रॉपर्टी फाइल बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से आपने एक मैसेज सोर्स, ये क्लास का नाम है, ये बिना स्पेस के आपको लिखना है। प्रॉपर्टी फाइल एक ही होगी आपके पास। अब वो एक फाइल की बहुत सारी कॉपी होगी अलग अलग लैंग्वेज के लिए। हिंदी के लिए एक प्रॉपर्टी फाइल, इंग्लिश के लिए एक प्रॉपर्टी फाइल, फ्रेंच के लिए अलग, अरेबिक के लिए अलग, ऐसे होगा। ऐसे नहीं कि 50 प्रॉपर्टी फाइल। अगर एक से ज़्यादा है तो उस केस में इसके बाद प्रॉपर्टी होगी बेस नेम्स। फिर लिस्ट का यूज़ करके वो दे सकते हैं आप। पहले फर्स्ट में ढूंढेगा, फिर सेकंड में, इस तरह से उन सबको लोड करा लेगा। ऑप्शन है मल्टीपल फाइल लोड कराने का। हो गया? यहाँ पर जो मेथड है इसमें 3 पैरामीटर है। हमने 2 पैरामीटर यूज़ किए, तीसरा पैरामीटर हमने यूज़ नहीं किया। अब ये तीसरा पैरामीटर क्या है, क्यों यूज़ करेंगे? यहाँ पर अगर आपने देखा हो सिंटेक्स, तो ऑब्जेक्ट टाइप का एरे था। कई बार हम मैसेज में कुछ वेरिएबल कंटेंट रख सकते हैं। जैसे हमने जो प्रॉपर्टी फाइल बनाई है, इसमें अगर मुझे इनके आगे कोई डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। फिर कुछ टेक्स्ट लिखूँ, फिर ऐसे इस तरह से जितने चाहे उतने वेरिएबल प्लेस होल्डर मैसेज में दिए जा सकते हैं। इसका मतलब है इनकी वैल्यू रन टाइम पे दी जाएगी। जितने भी प्लेस होल्डर बनाए होंगे, अगर जैसे यहाँ 2 प्लेस होल्डर दिए हैं, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट एरे दूंगा 2 एलिमेंट का। पहले एलिमेंट की वैल्यू 0 में वाली चली जाएगी, उसका यूज़ करके मैसेज कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर मेरे मैसेज में कोई वेरिएबल कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पर मैं नल पास करूँगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास ही है मेथड गेट मैसेज, क्योंकि ये मैसेज रिसोर्स इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, एक्सटेंड करता है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हर जगह अवेलेबल होगा। इसका मतलब पूरी एप्लीकेशन में हर जगह आप प्रॉपर्टीज़ फैच कर सकते हैं। तो बताया अभी आपको, मेरे मैसेज में कोई वेरिएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेरिएबल इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर ऑब्जेक्ट एरे पास करेंगे। जितनी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन होगी उतने एलिमेंट होंगे एरे में। यहाँ तक आईओसी वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है। आपको आईओसी क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या है, कैसे करेंगे, डिपेंडेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उनमें क्या समस्या हो सकती है डिपेंडेंसी से रिलेटेड, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, लाइफ साइकिल क्या है, कैसे मैनेज होगी, साथ में बेसिक और एडवांस आईओसी कंटेनर में क्या डिफरेंसेस हैं, कब आप बीन फैक्ट्री यूज़ करें, कब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, सारी बात बता दी गई है। कल हम स्टार्ट करेंगे ईओपी, और वो बिल्कुल एक अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, उसका अलग तरह के कॉन्सेप्ट होंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। पढ़ के आएंगे, अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, अलग लेवल पे अलग प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे अब हम। साइड